वेलकम टू स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में। वैसे तो ब्याज के 3 सिद्धांत हैं, तीनों पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्याज का अर्थ। ब्याज का अर्थ होता है, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में किसको ब्याज कहा जाता है। ठीक है, तो सामान्य बोलचाल की भाषा में ब्याज का मतलब होता है उस भुगतान से जो एक ऋणी द्वारा ऋणदाता को उधार दी गई राशि के प्रयोग के बदले दिया जाता है। अब अर्थशास्त्र के अनुसार राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजीपति को उनकी पूंजी की सेवाओं के लिए दिया जाता है ब्याज कहलाता है। इसकी परिभाषाएं कई सारी हैं। सबसे पहले कार्वर ने है यहाँ पर बतलाया कि ब्याज वह आय है जो पूंजी के स्वामी को प्राप्त होती है। एग्जैक्टली किन्स का अनुसार है ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता पसंदगी के परित्याग का पुरस्कार होता है। वही बात है मार्शल के अनुसार ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है। तो तीनों ने लगभग सेम चीज कहने का प्रयास किया है और सही भी है। ठीक है, अब देखते हैं कि कुल ब्याज किसको कहते हैं। तो सामान्य अर्थ में हम लोगों ने अभी देखा था जिस चीज को ब्याज कहा जाता है उसे ही कुल ब्याज कहा जाता है। कुल ब्याज जो है इसके कई सारे अंग होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले होता है शुद्ध ब्याज। ठीक है, तो शुद्ध ब्याज का मतलब होता है उस चीज से जिसमें ऋणी द्वारा केवल पूंजी के उपयोग के बदले के लिए जो राशि ऋणदाता को दी जाती है वो शुद्ध ब्याज कहलाती है। केवल पैसों के बदले, यानी कि जो राशि ऋणी को दी गई है, ऋण के रूप में दी गई है, उसके लिए जो अलग राशि वसूल की जाएगी वो कहलाएगी शुद्ध ब्याज। ठीक है, इसमें बाकी की चीज़ें शामिल नहीं होते, जैसे बाकी पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं ना, जोखिम भी शामिल नहीं होगा, व्यवस्था, असुविधा, ये सब चीज़ें शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ मेन जो मूलधन राशि दी गई है उसके बदले जो राशि प्रयोग ली जाएगी वो शुद्ध ब्याज कहलाएगी। लेकिन कुल ब्याज में बाकी की चीज़ें भी शामिल होती हैं, यानी कि उसमें शुद्ध ब्याज के साथ साथ जोखिम, व्यवस्था और असुविधा, इन सब चीज़ों को मिला करके जो है वो कुल ब्याज लिया जाता है। ठीक है, जोखिम का पुरस्कार, जोखिम 2 प्रकार के हो सकते हैं, व्यक्तिगत जोखिम, व्यावसायिक जोखिम। आप ऋण दे सकते हैं किसी व्यक्ति को या फिर किसी संस्था को, तो ये रिस्क बने रहता है कि आपका पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। व्यक्ति हो सकता है फ्रॉड कर दे, व्यावसायिक संस्था हो सकती है डूब जाए, दिवालिया हो जाए, तो पैसा नहीं मिल पाएगा। फिर उसके बाद हो जाता है व्यवस्था का प्रतिफल, क्योंकि आप किसी को पैसे दे रहे होते हैं अपने पास से, तो तब तक कि आप किस प्रकार से अपना काम चलाएंगे उसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। जब आप किसी को पैसे देते हैं तो आपको कई सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सबको मिला करके जो भी राशि ली जाती है वो सब कुल ब्याज के अंतर्गत आती है। कुल ब्याज के अंग हैं जो हम लोगों ने अभी देखे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे सीधे ब्याज के सिद्धांत पर चलते हैं। ब्याज के 3 सिद्धांत हैं जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। पहला होता है ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत जो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर होता है ब्याज का तरलता पसंद के सिद्धांत जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर है ब्याज का आधुनिक सिद्धांत जो हम अगले के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो जो परंपरावादी विचारक थे, सबसे पुराने, ठीक है, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, इसलिए इसे प्रतिष्ठित सिद्धांत कहा जाता है। इसमें प्रमुख नाम याद कर लीजिए, प्रोफेसर मार्शल, पीगू, कैनल, वॉलरस, नाइट। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इसमें सुधार किए हैं। अब इसके अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ पर होता है? ब्याज की दर का निर्धारण वहां पर होता है जहां पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति जो होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे को काट कर जाती है। तो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु सामयिक का बिंदु कहलाता है और वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। ये पूरे में यही है, आप लोग इसको रोक करके पढ़ सकते हैं चाहे तो। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब जल्दी जल्दी आगे और देखते हैं मेन टॉपिक्स जो आपको आपके आंसर राइटिंग में डालने हैं। ठीक है, देखते हैं पूंजी की मांग और या फिर इसको कह सकते हैं विनियोग अनुसूची। ठीक है, तो पूंजी की मांग किनके द्वारा की जाती है? विनियोजनकर्ताओं के द्वारा या फिर उत्पादकों के द्वारा। क्यों की जाती है? क्योंकि पूंजी में उत्पादकता होती है, वो पैसे लेते हैं, उससे सामान खरीदते हैं, अपना उत्पादन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसे अलग क्षेत्रों में लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसलिए पूंजी की मांग की जाती है उसकी उत्पादकता के कारण। किंतु जैसे जैसे पूंजी का अधिक मात्रा में उत्पादन में प्रयोग किया जाने लगता है वैसे वैसे इसकी सीमांत उत्पादकता जो है वो क्या होती है? घटने लगती है धीरे धीरे करके, जिसके कारण यहाँ पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता वक्र जो होता है वो क्रमागत
उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एक फर्म पूंजी की सीमांत उत्पादकता की तुलना ब्याज की दर से करके यह निर्णय लेती है कि उसे व्यवसाय में कितनी पूंजी लगानी है। सामान्यतः पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक होने पर पूंजी का प्रयोग किया जाता है। फर्म व्यवसाय में उस सीमा तक ही पूंजी लगाई जाएगी जहां पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता और उसके लिए दिए जाने वाला ब्याज की दर जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो है वो कम हो और ब्याज की दर अधिक हो, तो फिर ऐसी स्थिति में घाटा हो सकता है। ठीक है, इसलिए सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर का एक बराबर लेवल में आने तक की पूंजी को लगाया जाता है। सामान्यतः ब्याज की दर और पूंजी जो होता है दोनों में इन दोनों में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्याज की दर जब नीचे होती है तो पूंजी की मांग जो होती है वो अधिक होने लगती है, और जब ब्याज की दर अधिक होती है तो फिर पूंजी की मांग जो है वो कम कर दी जाती है। क्योंकि आप, सिंपल सी बात है, आप किसी से उधार लेना चाह रहे हैं तो आप उधार तब लेना चाहेंगे जबकि मार्केट में जो ब्याज की दर हो वो नीचे हो, ताकि आपको थोड़ा सा राहत मिल सके। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा ब्याज लगा रहा है सामने वाला, आप जिससे ऋण ले रहे हैं, तो आप नहीं लेना चाहेंगे। तो वही बात यहाँ पर है कि दोनों में है, यहाँ पर ऋणात्मक संबंध पाया जाता है और इसका जो वक्र होगा वो कैसा होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर। अब देखते हैं पूंजी की पूर्ति। पूंजी की पूर्ति किनके द्वारा की जाती है, तो भाई सीधी सी बात है, पूंजी की पूर्ति बचतकर्ताओं द्वारा की जाती है। तो कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हैं। अब पूंजी की पूर्ति किन किन तत्वों पर डिपेंड होती है, ये डिपेंड होती है कि व्यक्ति के आय का स्तर क्या है, उसके रहने सहने का स्तर क्या है, वो अपने परिवार के लिए कितना खर्चा करता है, उसका कोई दूरदर्शिता का प्लान है, कोई फ्यूचर प्लानिंग है, उस समय की कोई राजनीतिक व्यवस्था है ऐसी जिसके कारण उसका पैसे को इकट्ठा करने का जो क्षमता है वो बढ़े या घटे। तो इन सब चीज़ों पर जो है बचत डिपेंड करती है। इसके साथ साथ बचत एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिपेंड करती है, जो कि होता है ब्याज की दर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि ब्याज की दर और बचत में कैसे संबंध होते हैं। तो ब्याज की दर और बचत में जो होता है वो धनात्मक संबंध होता है, यानी कि ब्याज की दर अधिक होगी तो लोग बचत अधिक करना चाहेंगे, ब्याज की दर घटेगी तो लोग कम करना चाहेंगे। क्यों भाई, क्योंकि अब आप लोग यहाँ पर बचत कर रहे हैं, अपना पैसा किसी और को दे रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि उसके बदले आपको जो राशि प्राप्त हो वो भी अधिक से अधिक प्राप्त हो। इसीलिए जब ब्याज की दर अधिक होगी तो आप किसी को भी पैसा देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब रिटर्न आएगा तो फिर ब्याज की दर जो है, जो बढ़ी हुई ब्याज की दर है, वो भी आपको रिटर्न आएगी तो आपको फायदा होगा। तो ये सिंपल सी बात है, समझ सकते हैं इसको। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, आसानी है, समझ आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है जो समझ ना आ सके। अब देखते हैं बचत वक्र कैसा होगा भाई। तो ये नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा, इस तरीके से, इधर से इधर ऐसे बढ़ता हुआ होगा। ठीक है, अब देखते हैं बचत करते समय लोग अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को भविष्य के लिए स्थगित कर देते हैं, क्योंकि आप बचत कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है। तो बचत करता त्याग करता है और इस त्याग के बदले ब्याज का जो पुरस्कार उससे प्राप्त होगा वो दोनों में कंपैरिजन करता है। अगर उसे सही लगता है कि उसने जितना त्याग किया उतना उसे मिल गया वो वापस ब्याज के रूप में, तो वो संतुष्ट हो जाता है और ऐसे में वो प्रोत्साहित होता है आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करने की, और वही यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। इसको आप लोग देख लीजिएगा आराम से। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग का सिद्धांत का मेन पॉइंट, जहाँ पर हम लोग ब्याज की दर का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो हैं उनके अनुसार बचत और विनियोग में जिस बिंदु पर, यानी कि बचत और विनियोग जिस भी बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर ही ब्याज की दर का निर्धारण होता है, साम्य बिंदु मिलता है और वहीं पर ही जो ब्याज की दर है वो परफेक्ट रूप से निर्धारित हो जाती है, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है। अब नीचे देखते हैं हम लोग डायग्राम में बिना टाइम खोटी किए सीधे सीधे इसको डील करना है। OX पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति, OX पर ब्याज की दर को दिया गया है। ठीक है, II जो है विनियोग वक्र है, इन्वेस्टमेंट कर्व है, और SS जो है ये सप्लाई कर्व है, बचत कर्व है। ठीक है, इतना समझ आ गया।
आई और एस यानी विनियोग वक्र और बचत वक्र दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। ई बिंदु जो है वो सामय का बिंदु होगा। ई बिंदु पर ब्याज की दर का निर्धारण OR होगा और साथ ही साथ जो ब्याज मतलब पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति है वो कितनी निर्धारित होगी, OM के बराबर होगी। अब इसी बिंदु पर ही निर्धारण क्यों होता है इसको समझ लेते हैं हम। मान लीजिए कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, टीका भी भूल जाओ कि काट रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि ब्याज की दर तुमने घटा दी है तो OR1 हो गया ब्याज की दर जो आपने मानी अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखो कि कितना बचत हो रहा है और कितना विनियोग हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बचत कितनी हो रही है, R1A के बराबर हो रही है, बचत कम हो रही है, जबकि विनियोग कितना हो रहा है, R1B हो रही है। तो ऐसे में क्या ये संतुलन की स्थिति में है, नहीं, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है। अब मान लो कि तुमने फिर से जो ब्याज की दर है वो बढ़ा दी, पहले घटाई थी अब बढ़ा दी, वो बढ़ा करके कितनी कर दी, OR2 कर दी। OR2 पर बचत और विनियोग का क्या सिस्टम है, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं वो देखो। तो यहाँ पर देखो कि विनियोग जो है कितना है, R2C है, और जबकि यहाँ पर जो बचत है वो कितनी है, R2D है। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे, तो यहाँ पर जो है विनियोग वही कम है जबकि बचत जो है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ब्याज की दर आपने बढ़ा दी है, और जब ब्याज की दर आप बढ़ा देते हैं तो आप बचत भी अधिक करना चाहते हैं, पैसे को अपना मार्केट में आप ऋण पर देना चाहते हैं। और अगर ब्याज की दर कम होती है तो आप पैसे को ब्याज पर नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से आप कम बचत करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये डिस्टेंस कम है। और जब ब्याज की दर बढ़ जा रही है तो यहाँ पर आप डिस्टेंस देख सकते हैं कितना है, ठीक है। इसी प्रकार से विनियोग को भी आप लोग यहाँ पर डील कीजिएगा कि जब ब्याज की दर कम होती है तो मार्केट में लोग पैसा लेने को तैयार रहते हैं, विनियोग करना चाहते हैं, और जब ब्याज की दर बढ़ जाती है तो विनियोग जो है वो घट जाता है। सिंपल। इन दोनों सिचुएशंस में कहीं पर भी ब्याज की दर का निर्धारण नहीं होता, क्योंकि आई और एस एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। आई और एस दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, ई बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ब्याज की दर का निर्धारण भी ई बिंदु पर होगा, और ब्याज की दर का निर्धारण कितना होगा, OR के बराबर होगा। बस इस डायग्राम में पूरे में यही है। आप लोग इसको समझाते हुए अच्छे से इसको डिस्क्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपकी मदद हो जाएगी। वीडियो रोक करके आराम से इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। आगे हम लोग, हाँ ये रहा, इसको आराम से पढ़िएगा। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने ब्याज के सिद्धांत की जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था उसकी व्याख्या कर ली, देख ली कि भाई क्या होती है पूंजी की पूर्ति, क्या होती है पूंजी की मांग, क्यों होती है, ठीक है। देख लिया कि कैसे निर्धारण होता है ब्याज की दर का, ठीक है, सब कुछ देख लिया। अब क्या देखेंगे हम लोग कि इस ब्याज के सिद्धांत में क्या कमियां रही, उसकी आलोचना किस प्रकार से की गई, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बचत और विनियोग के बीच समानता आय स्तर में परिवर्तन के आधार पर, ना कि ब्याज की दर के कारण। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो यहाँ पर कहा था कि ब्याज की दर पर ही डिपेंड होता है बचत और विनियोग, इसकी आलोचना की है केन्स ने। उनके अनुसार आय पर डिपेंड होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आय पर ही डिपेंड होता है कि वो कितना बचत करेगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ को यहाँ पर केन्स ने सामने रखते हुए इनके सिद्धांत की आलोचना की है, क्योंकि अगला सिद्धांत उन्होंने प्रकट किया है, इसलिए वो अपने सिद्धांत में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिनवाने के लिए इस सिद्धांत की आलोचना करेंगे। और हर सिद्धांत की आलोचना ज़रूरी होती है आपको लिखना किसी भी एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड टॉपिक है, बचत और विनियोग सूची एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि बचत और विनियोग सूची जो है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता है। आपकी आय कितनी है उस पर आपकी बचत डिपेंड करेगी, और आपकी बचत पर ही डिपेंड करेगा कि आप कितनी मात्रा में अपना पैसा मार्केट में लगाएंगे, कितनी मार्केट में उसका विनियोजन करेंगे। तो इस प्रकार से ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसको ये कह करके कि बचत और विनियोग सूची एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं होता है,
तो प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना की गई। ठीक है, फिर यहाँ पर है आय पर विनियोग के प्रभाव की उपेक्षा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आय पर विनियोग के पड़ने वाले प्रभाव की उपेक्षा कर दी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर विनियोग होगा तो सिंपल सी बात है, विनियोग होगा, रोजगार बढ़ेगा तो व्यक्ति की आय बढ़ेगी, व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उसकी बचत बढ़ेगी। तो इस प्रकार से कितना सब कुछ डिपेंड करता है इन दो चीज़ों पर। और जिसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इन लोगों के बीच में। तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ दिया प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, जिसे किन्स ने यहाँ पर अपने सिद्धांत में पकड़ करके रखा है। ठीक है, जो हम अगले सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं वहां पर हम लोग देखेंगे इसको। फिर है बचत के अन्य स्रोतों की उपेक्षा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बचत के अन्य स्रोतों की उपेक्षा कर दी है। उनके अनुसार बचत की प्राप्ति वर्तमान आय से ही होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपके पास सेविंग्स हो सकते हैं कि आपको किसी से मिली हुई सेविंग्स हो, जैसे कि आपकी कोई खानदानी विरासत में आपको प्राप्त हुआ हो, आपके पास पहले से कोई संचित धन हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका बचत जो है वो आपकी वर्तमान आय पर ही डिपेंड करे, क्योंकि हो सकता है आप वैसे करोड़ों के मालिक हो, यानी करोड़ों की जायदाद आपके पास हो, लेकिन वर्तमान में जो आपको आय मिल रही हो वो 5,000 ही हो। तो आपकी बचत केवल 5,000 पर तो डिपेंड करेगी नहीं ना। वही बात यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। ठीक है, फिर पांचवा है अनिर्धारणीय सिद्धांत। ये भी आलोचना का एक प्रमुख टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज की दर को ज्ञात करने के लिए जो यहाँ पर तरीका बताया गया। ठीक है, तो पहली बात तो इन्होंने आय को मान लिया कि व्यक्ति का जो बचत इस तरह वो केवल आय पर डिपेंड होगा, तो ऐसे ही सिद्धांत यहाँ पर गड़बड़ा गया है। ठीक है, साथ ही आय स्तर को भी तब तक ये जो आय स्तर है वो कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसको लेकर के मतभेद है। इन्होंने आय स्तर को पहले से दिया हुआ मान लिया। तो इस प्रकार से जो नए अर्थशास्त्री हुए उन्होंने इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की और इस सिद्धांत को अनिर्धारणीय सिद्धांत कह करके पुकारा और इसकी आलोचना करी। फिर है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की कल्पना को माना था, जिसकी आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने या कह लें उनके बाद के अर्थशास्त्रियों ने आलोचना करी। और उन्होंने साफ साफ कहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति जैसी कोई स्थिति कभी भी वास्तव में नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाता है मौद्रिक तत्वों की उपेक्षा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो थे वो ब्याज का सिद्धांत वास्तविक तत्वों को महत्व देता है, जैसे पूंजी की उत्पादकता और बचत के लिए लोगों के द्वारा किया गया त्याग। इसमें मौद्रिक तत्वों की उपेक्षा की गई है, यानी कि यहाँ पर आप कहते हैं कि बचत के लिए लोगों ने क्या त्याग किया, उनको क्या जोखिम उठाना पड़ा, क्या व्यवस्था करनी पड़ी, क्या असुविधा करनी पड़ी। लेकिन ये सब जो है इन सब चीज़ों में आप सीधा सीधा कह सकते थे मौद्रिक तत्वों के लिए भी डिपेंड करता है, मौद्रिक तत्वों पर भी डिपेंड करता है कि आपका क्या निर्धारण ब्याज होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ साफ साफ नहीं कहा गया, सिर्फ एक इशारा करके छोड़ दिया गया, जिसकी आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आलोचना करते हुए कह दिया कि यहाँ पर आप लोगों ने मौद्रिक तत्वों की उपेक्षा कर दी है। और मौद्रिक तत्वों की उपेक्षा कर दी है तो यहाँ से आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेगा किन्स के नए सिद्धांत का जन्म, क्योंकि किन्स जो है वो अपने पूरे सिद्धांत को इसी उंगली पर नचाते हैं कि जो भी ब्याज है वो क्या होता है, एक पूर्ण विशुद्ध मौद्रिक घटना होता है। तो यहाँ पर आप के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, आप अगला टॉपिक यहाँ पर अपना सजेस्ट कर सकते हैं कि इसलिए किन्स ने इसको यहाँ पर ऐसे करके बताया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है ब्याज की प्राकृतिक दर तथा बाजार दर में स्वतः समानता नहीं हो पाती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि ब्याज की प्राकृतिक दर और ब्याज की बाजार दर में समानता जो है वो खुद से आ जाती है। यदि इसमें अंतर आ जाता है तो यह अल्पकालीन होता है, लेकिन दीर्घकाल में फिर से जो है वो एक दूसरे के समान हो जाती हैं। जबकि किन्स का कहना था कि ये दोनों अस्थायी होते हैं और आकस्मिक होते हैं और इन दोनों में अंतर पाया जाता है। उनके अनुसार वास्तव में बैंक की शाख मुद्रा ही इन दोनों में समानता स्थापित कर सकती है। बैंकों की शाख में वृद्धि किए जाने से ऋण देने योग्य पूंजी की पूर्ति बढ़ जाती है, जो ब्याज की बाजार दर को
घटा करके प्राकृतिक ब्याज के दर के बराबर ले आती है। इस प्रकार ब्याज की बाजार दर और जो उसकी प्राकृतिक दर है दोनों में समानता स्थापित नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर केन्स ने अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। फिर आगे देखते हैं ब्याज की परिभाषा पर भिन्नता। जैसे कि हम लोगों ने देखा है प्रतिष्ठित सिद्धांत में वो मानते हैं कि ब्याज की दर का निर्धारण पूंजी की पूर्ति और पूंजी की मांग पर डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, खासकर यहाँ पर आप किन्स का उदाहरण दीजिए, क्योंकि अगला सिद्धांत किन्स का है, तो उस समय के हिसाब से आपको इस सिद्धांत को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप किन्स को हर जगह नाम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेन आलोचना उन्होंने ही की है, क्योंकि अगला सिद्धांत उन्होंने ही दिया। इस सिद्धांत की कमियों को पढ़ करके उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया है। तो आप किन्स का नाम यूज कीजिए, धड़ल्ले से यूज कीजिए, कोई चक्कर इसमें आपके नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज की जो परिभाषा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दी थी उसको हटा करके किन्स ने कह दिया कि ब्याज जो है वो तरलता पसंदगी के परित्याग का पुरस्कार। इस प्रकार से दोनों सिद्धांतों में, दोनों परिभाषाओं में आपको अंतर दिखेगा और इसी अंतर को किन्स ने यहाँ पर कहने का प्रयास किया है, ठीक है। और उन्होंने इसी आधार पर यह भी कह दिया कि ब्याज का जो पुराना सिद्धांत था, प्रतिष्ठित सिद्धांत था, वो अपूर्ण, अस्पष्ट और अनिर्धारणीय था। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा हमारा ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्याज का तरलता पसंद के सिद्धांत या किन्स का सिद्धांत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।